हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पदार्थ, धातु एवं अधातु। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब धातु को हम कहते हैं मेटल और अधातु को कहते हैं हम नॉन मेटल। ठीक, तो आइए हम इसके बारे में और पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेवोशिए ने सभी धातुओं को उनके गुणों के आधार पर धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये लेवोशिए कौन हैं। तो लेवोशिए जो हैं ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक, इन्होंने सभी तत्वों को उनके गुणों के हिसाब से, गुण क्या कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। गुण का मतलब है उनके फिज़िकली कैसे वो दिखते हैं, केमिकल रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, उसके आधार पर धातु, अधातु और उपधातुओं में बदल दिया है। ठीक है, बदल दिया का मतलब है उनको वर्गीकृत किया है, मतलब उनको भाग किया है कि कौन कौन सी चीज़ें धातुएं हैं, कौन सी अधातु हैं और कौन सी उपधातुएं हैं। कुछ सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले धातु, अधातु तथा उपधातु निम्नलिखित हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं जो धातु हैं, कुछ अधातु हैं। ठीक, इनकी एक लिस्ट टाइप की बनी हुई है। सबसे पहले धातु, तो धातु कौन कौन से हैं देखिए, लोहा, तांबा, सोना। इनमें से ये तीनों आपने देखे हैं, लोहा भी देखा होगा, तांबा भी देखा है जिसको कॉपर कहते हैं, है ना। और तीसरा है गोल्ड। ठीक, माने सोना मतलब गोल्ड, चांदी, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक। यहाँ पर देखिए लिखा है जस्ता, है ना। तो जस्ता जो है ये बेसिकली जिंक को कहते हैं। इंग्लिश में जस्ता किसको कहते हैं, जिंक मटेरियल को। उसके बाद लिखा है सीसा। सीसा किसको कहते हैं, सीसा कहते हैं लेड को। ठीक, तो ये सारे के सारे जो धातु हैं ये क्या हैं, ये बेसिकली आते हैं धातुओं में। और वो धातु क्यों हैं, इसलिए क्योंकि इनके जो कुछ गुण हैं वो धातुओं के गुणों से मिलते हैं, इसीलिए इन सारे पदार्थों को धातु कहा जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं अधातु पे। आप यहाँ पर कुछ चित्र देख सकते हैं। सबसे पहले तांबा है, उसके बाद सोना, फिर एल्युमिनियम, कार्बन और सल्फ़र। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये जितने भी धातु हैं ये किसी न किसी जगह, किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर दिखे होंगे। जैसे कि देखिए, ये तांबा आप देख रहे हैं, तांबा आपको कहाँ मिला होगा। अब जो तार आते हैं ना बिजली के, उसको खोल के देखिए, आपको उसमें तांबा दिखेगा। सोना, सोना जो है ज़्यादातर लेडीज़ अपने ज्वेलरीज़ में, अपने ऑर्नामेंट्स में पहनती हैं, है ना। तो सोना आपने देखा होगा। एल्युमिनियम के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो आप टिफ़िन बॉक्स लाते हो, टिफ़िन बॉक्स में एल्युमिनियम फॉयल में रैप होती है रोटी सब्जी, तो ये जो है बेस्ट एग्जांपल है एल्युमिनियम का। कार्बन, कार्बन आपने कहाँ देखा होगा, तो जिस पेंसिल से आप कॉपी पे लिखते हैं वो बेस्ट एग्जांपल है कार्बन का। सल्फ़र, सल्फ़र भी आपने जो है कई जगह देखा होगा, जैसे कि सल्फ़र कई बार जो है एक ख़ास तरह की रेत होती है उसमें प्राप्त होता है। तो इनमें से कोई भी ऐसा धातु नहीं है जो बहुत मुश्किल से मिलता हो। ये सारे के सारे धातु अबंडेंट है नेचर में, मतलब कई एक बड़ी मात्रा में आपकी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अधातु। तो अधातु है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। अब देखते हैं कि अधातु में यह दिख रहा है कि कुछ जो ऐसी एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, ये गैस हैं। जैसे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है जो कि कहाँ मिलती है, आसमान में, ये कहना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है ना। तो गैस कहाँ मिलती है भाई, गैस क्योंकि हल्की होती है इसीलिए ये हमेशा वातावरण में ही मिलती है। ये धरती की सतह पर या पानी में घुलनशील, ऑक्सीजन घुलनशील मिल जाएगी लेकिन हाइड्रोजन घुलनशील नहीं मिलती है। ठीक है, तो
हाइड्रोजन एक गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, और नाइट्रोजन तो पूरे पृथ्वी पर, पूरे हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। इसके बाद कार्बन, तो कार्बन एक ठोस फॉर्म में उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद सल्फ़र, देखिए सल्फ़र भी ठोस में उपलब्ध है, फॉस्फोरस भी ठोस है। और इसके बाद आया क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस है, लेकिन क्लोरीन को कुछ हद तक सॉलिड में बदला जा सकता है। इसी तरीके से ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में आता है, इत्यादि। उसके बाद देखिए उपधातु किसको कहते हैं? इंग्लिश में उपधातु को मेटलॉइड्स कहते हैं, और हिंदी में धातु, अधातु और उपधातु, ये 3 अलग अलग वर्गीकरण किया गया है पदार्थ का, ठीक। तो अधातु के, उपधातु के बारे में हम बात कर रहे हैं। उपधातु जो है वो है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक है। ये नाम थोड़े कठिन हैं, लेकिन याद आपको करने पड़ेंगे, या ये कहिए कि याद अपने आप हो जाएंगे जब आप इन पाठों को कईयों बार पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहला है बोरॉन, फिर सिलिकॉन, फिर आर्सेनिक और जर्मेनियम। इसके बाद अगली लाइन देखते हैं, धातुओं तथा अधातुओं में उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर किया जाता है। देखिए सबसे पहले इस तरीके से समझ लीजिए कि धातु और अधातु में फ़र्क क्या क्या होता है, और फ़र्क हम करते किस तरीके से। तो फ़र्क करने के लिए जो है सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने एक तरफ लिख लिया धातु, ठीक, और दूसरी तरफ आपने लिखा अधातु। अब दिखने में इसको मोटा के छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आ ही नहीं रहा है। तो अधातु, दिखने में धातु कैसा है और दिखने में अधातु कैसा है, ये सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा, ठीक, कि धातु का रंग कैसा है और अधातु का रंग कैसा है। दूसरा, धातु ठोस है, अधातु ठोस है कि नहीं, ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा। तीसरा, धातु को पानी में घोल सकते हैं कि नहीं, और अधातु को घोल सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें जो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, मतलब बाहर से दिखने वाली, किसी भी पदार्थ के बाहर से दिखने वाली चीज़ों को आप भौतिक गुण कह सकते हैं। देखिए भौतिक पे मैंने गोल बना दिया है। भौतिक गुण क्या होता है, जैसे कि आप किसी बच्चे को देख के कहते हैं अरे वो तो बहुत सुंदर था, उसके लंबे लंबे बाल, उसकी आँखें इतनी प्यारी, उसकी नाक इतनी लंबी, है ना। तो ये आप उसको देख के उसके बाहरी आवरण के हिसाब से उसके गुण बता रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ है भौतिक गुण, ठीक। अब आ जाइए रासायनिक गुण किसको कहते हैं। तो रासायनिक गुण का मतलब होता है कि किस तरीके से कौन सा धातु रासायनिक क्रियाएं करता है। अब रासायनिक क्रिया क्या क्या हो सकती हैं ये समझ लीजिए। तो रासायनिक क्रिया में सबसे पहले हो सकता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक। क्या हो सकता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन, कि अगर हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो बन जाएगा वाटर, ठीक। ये जो रिएक्शन है ये किस चीज़ में आ गई? ये आ गई आपकी रासायनिक गुण में, ठीक। इसी तरीके से हम क्या बोरॉन जो कि उपधातु है उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो क्या हम बोरॉन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया एक रासायनिक गुण। इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण क्या हो सकता है? दूसरा रासायनिक गुण हो सकता है किसी भी एसिड के साथ आप रिएक्ट करा दें। जैसे कि आप क्या करा सकते हैं, कोई एक एसिड ले लीजिए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक को कैसे लिख सकते हैं हम उसको लिखते हैं HCl से, ठीक है। तो HCl, क्या यह ऑक्सीजन के साथ जो कि एक अधातु है इससे रिएक्ट कर रहा है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि क्या यह लोहे के साथ रिएक्ट कर रहा है, Fe, लोहे को देखिए Fe करके लिखा जाता है, और क्या यह आर्सेनिक के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस तरीके से ऐसे ही हम हर धातु के साथ रिएक्ट कर करके पता लगाते हैं कि उनके रासायनिक गुण क्या हैं, ठीक। तो ये तो 2 ही एग्जाम्पल मैंने बताए कि सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन के साथ बताया है रिएक्शन, और दूसरा मैंने HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बताया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हज़ारों तरीके की रासायनिक रिएक्शंस की जाती हैं जिससे कि पदार्थ के गुणों का पता चलता है, ठीक है चिल्ड्रन।
तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से किसी भी धातु, अधातु और उपधातु की क्या पता करते हैं। हम किसी भी धातु, उपधातु और अधातु की में अंतर पता करते हैं। अंतर कैसे पता करते हैं? उनके भौतिक और उनके रासायनिक गुणों के द्वारा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 1 पढ़ने हम जा रहे हैं। क्रियाकलाप क्या होता है कि बेसिकली एक एक्टिविटी है, एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आप आराम से अपने स्कूल के लैब्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए उद्देश्य, ये जो हम करने जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, हम क्या चीज़ प्रूव करना चाहते हैं, ये हम उद्देश्य में पढ़ रहे हैं। यह दर्शना की विभिन्न धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। तो हमें यहाँ पर दर्शाना है कि भिन्न भिन्न धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। मतलब हर तरह का धातु अलग अलग कठोरता लिए हुए होता है। कुछ बहुत कठोर हो सकते हैं, कुछ कम कठोर हो सकते हैं और कुछ बिल्कुल भी कठोर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आवश्यक सामग्री देख लेते हैं। हमें इसको, इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सोडियम धातु का टुकड़ा, कैरोसिन, चिमटी, चाकू, लोहे का एक टुकड़ा इत्यादि। क्या क्या चाहिए हमें? हमें सोडियम धातु का टुकड़ा चाहिए, कैरोसिन चाहिए, चिमटी चाहिए और हमें लोहे का एक टुकड़ा भी चाहिए। ठीक है, अब हम प्रक्रिया पे आते हैं कि हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, किस तरीके से ये दर्शाएंगे कि हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तो ये दर्शाने के लिए हमें क्या करना है कि कैरोसिन तेल में पूर्ण रूप से डूबे हुए सोडियम धातु के एक टुकड़े को चिमटी की सहायता से बाहर निकालिए तथा इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि यह आसानी से कट जाता है। अब लोहे के एक टुकड़े को इसी चाकू से काटने का प्रयत्न कीजिए। आप देखेंगे कि यह नहीं कटता है। आप ये काम करिए कि आप एक टुकड़ा किसका ले लीजिए, आप एक टुकड़ा सोडियम का लीजिए। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये जो टुकड़ा है ये पहले से ही कैरोसिन में डूबा हुआ होना चाहिए। जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कैरोसिन, ये इसी काम के लिए है कि सबसे पहले सोडियम के टुकड़े को कैरोसिन में डुबा कर रखना है। क्यों? क्योंकि कैरोसिन बहुत झगड़ालू, क्योंकि जो सोडियम है वो बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। जैसे ही सोडियम को हम बाहर निकालते हैं कैरोसिन से, सोडियम तुरंत हवा से रिएक्शन कर कर आग पकड़ लेता है। मतलब हमें जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जलना चालू हो जाएगा। ठीक क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही हमने सोडियम को बाहर निकाला, सोडियम ज्वलनशील हो जाता है हवा से रिएक्ट करते करते ही। आई बात समझ में? तो इसीलिए हमें सोडियम को क्या करना है, कैरोसिन में डिप करके रखना है। और चिमटी की मदद से, देखिए हमने चिमटी का प्रयोग किया था ना, ठीक चिमटी की मदद से हमें उसे बाहर निकालना है और हमें चाकू की मदद से उसे काटना है। तो हमने एक छोटा सा पीस काट के अपने पास रख लिया और बाकी जितना बचा उसे दोबारा से डुबो दीजिए कैरोसिन में। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमने ये देखा कि हाँ भाई जो हमने सोडियम लिया है वो आराम से चाकू से कट रहा है। ठीक, अब इसको उठाइए और दोबारा से आप कैरोसिन में डिप कर दीजिए। ठीक है, मतलब एक चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं कि सोडियम चाकू से कटता है। अब हम इसी एक्टिविटी को, इसी क्रिया को किसके साथ करने वाले हैं? हम करने वाले हैं ये चीज़ लोहे के साथ। जो हमने यहाँ पर लोहे का टुकड़ा लिया है ना, ये दिख रहा है आपको, तो हम यही काम लोहे के टुकड़े के साथ करने वाले हैं। हम चाकू लेंगे, ठीक, और किसके ऊपर चलाएंगे? हम चलाएंगे लोहे के ऊपर। आप अपने घर में करके देख लीजिए। ठीक, चाकू लीजिए और लोहे के टुकड़े के ऊपर चलाइए। थोड़ी देर तक तो लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर आप जब मेहनत करते रहेंगे तो हो सकता है एक हल्का सा निशान लोहे पे बन जाए। लेकिन क्या यह टुकड़ा लोहे का सोडियम की तरह कट रहा था? नहीं, है ना, सोडियम की तरह तो नहीं कटेगा। इसीलिए यहाँ पर ये क्रिया यह दर्शाती है कि अलग अलग धातुओं की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। मतलब सोडियम की कठोरता
थी ही नहीं। सोडियम बिल्कुल कठोर नहीं है और लोहा बहुत अधिक कठोर है। आगे देखते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला कि निष्कर्ष निकलता है कि धातु मुख्यतः कठोर होते हैं, परंतु प्रत्येक धातु की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। ठीक, मतलब धातु बेसिकली कैसे होते हैं, सॉलिड ही होते हैं, हार्ड ही होते हैं, लेकिन अलग अलग होती है इनकी कठोरता। कुछ इतने होते हैं कि आराम से आप उनको चाकू से काट सकते हैं, और कुछ इतने होते हैं कि उनको आप ठोकते जाएं हैमर से, हथौड़ी से, फिर भी नहीं टूटते। ठीक, तो ये हो गई आपकी पहले नंबर की क्रियाकलाप। अब हम दूसरा क्रियाकलाप देखने जा रहे हैं। तो चिल्ड्रन, हम पढ़ने वाले हैं क्रियाकलाप 2। ठीक, हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं क्रियाकलाप 2। देखिए उद्देश्य क्या है, हम ये क्यों करने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो हम ये इसलिए करने वाले हैं ताकि धातुओं की धात्वीयता गुण का पता लगाना। धात्वीयता गुण पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। धात्वीयता गुण में हम किसी भी पदार्थ को अगर पीट कर पतली चद्दरों में बदल सकें, ठीक, तो इस गुण को कहते हैं धात्वीयता गुण। अब जान लेते हैं कि प्रक्रिया किस तरीके की है। तो प्रक्रिया में देख लीजिए, एल्युमिनियम तथा कार्बन ब्लैक का एक एक टुकड़ा लीजिए। इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग लोहे के टुकड़े के ऊपर रखकर हथौड़े से पीटिए। आपको 2 लोहे के एसिड बॉक्स लेने हैं, उनके ऊपर एक में एल्युमिनियम रख लीजिए, एक में आप कार्बन का टुकड़ा रख लीजिए। कार्बन ब्लैक रखिएगा। ज़्यादातर आपने सेल देखे होंगे ना, जो पेंसिल सेल्स होते हैं, तो पेंसिल सेल को जब आप उसकी बाहर की प्लास्टिक कवरिंग हटाते हैं, मेटल कवरिंग हटाते हैं, तो अंदर एक ब्लैक सी रॉड मिलती है, वही होता है कार्बन ब्लैक। ठीक, तो आप दोनों को क्या करना है कि एल्युमिनियम को रखिए और साथ में कार्बन को रखिए, और दोनों को हैमर से मारिए, ठोकिए ज़ोर ज़ोर से। जब आप इनके ऊपर हैमर से वार करेंगे तो देखेंगे आप कि एल्युमिनियम जो है ये पहले थोड़ा दबेगा, फिर और दबेगा, और दबता दबता ये पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन वहीं पर ही कार्बन जो है, जैसे ही इस पे हथौड़े की मार पड़ेगी, कार्बन टूटना चालू हो जाएगा, और टूटते टूटते ये छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि एल्युमिनियम के अंदर जो गुण है उसका नाम है धात्वीयता, और कार्बन के अंदर धात्वीयता नाम का गुण नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं कि जो हमने क्रियाकलाप किया है वो एक्चुअली में करना कैसे है। आप देखेंगे कि एल्युमिनियम का टुकड़ा हथौड़े द्वारा पीटे जाने पर एक पतली चादर के रूप में बदल जाता है, परंतु कार्बन ब्लैक का टुकड़ा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो मैंने आपको बताया कि कार्बन ब्लैक के ऊपर हम जैसे ही हथौड़ा चलाते हैं वो क्या होगा, टुकड़ों में टूटने लगेगा। ठीक है, और यहीं पर ही एल्युमिनियम क्या होगा, एल्युमिनियम पतली चद्दर में बदलना चालू हो जाएगा। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष निकलता है कि कुछ धातुओं जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि को पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ ऐसे धातु हैं जिनको आप पीट कर परिवर्तित किसमें कर सकते हैं, पतली चादरों में, क्योंकि इनकी धात्वीयता अधिक होती है। क्योंकि इनकी क्या अधिक होती है, इनके पास वो प्रॉपर्टी होती है कि यह धीरे धीरे पतली पतली चादरों में बदल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये है कि जब कुछ धातुओं जैसे कार्बन ब्लैक को हथौड़े से पीटने पर यह टूट जाता है, अर्थात इनकी धात्वीयता कम होती है। मतलब इनके अंदर यह प्रॉपर्टी या गुण होता ही नहीं कि वह पतली चद्दरों में बदल सके। तो मेलिएबिलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसी को धात्वीयता कहते हैं। धात्वीयता का गुण हर एक के पास नहीं होता है। धात्वीयता का गुण कुछ खास ही मेटल्स के पास, या ये कहना चाहिए कि कुछ खास ही धातुओं के पास होता है। ठीक है, अब आ जाइए संकेत से
अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है, देखिए, तत्वों को निम्नलिखित 3 प्रकार से उनके संकेतों द्वारा दर्शाया जा सकता है। मतलब जैसे कि आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों में सभी बच्चों के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है। पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन बच्चा क्या है, इसीलिए सबके अलग अलग नाम रखे गए हैं। और नाम के पीछे उनके परिवारों के नाम, उनके सरनेम भी जुड़े हुए हैं, है ना। इसी तरीके से जब धातुओं का आविष्कार होने लग गया, ठीक, तो सारे धातुओं को एक ही नाम से बुला पाना मुश्किल था। और कुछ के नाम बहुत बड़े थे जिनको बार बार एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं, जब क्रियाकलाप कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो बार बार लिखना, पूरी चीज़ क्रियाकलापों में और एक्सपेरिमेंटों में लिखी जाती है, तो बार बार लिखने में बड़ी दिक्कत होती थी। इसीलिए उनके नामों को छोटा किया गया है और संकेत दे दिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिंबल। क्या बोलते हैं? सिंबल। और हिंदी में बोलते हैं संकेत। तो आप समझ गए होंगे कि संकेत क्यों बनाए गए हैं। संकेत इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम उन नामों को कईयों बार लिख सकें और कईयों सारे रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब 2 पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शनों में हर बार लंबा चौड़ा ऑक्सीजन ना लिखना पड़े, सीधा O लिखिए, 2 लिखिए और आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक। और हम इसमें और समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो तत्वों के अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर को उनके संकेतों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन्हें बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंग्रेजी के नाम के पहले अक्षर को ही उनका संकेतक माना गया है। आई बात समझ में कि सबसे पहले देखिए 3 तरह के हम संकेतक लिखते हैं। हम जब संकेतक लिखते हैं तो उसमें 3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहले उन नामों के अंग्रेजी नामों का सबसे पहला जो अक्षर है उसी को लिखेंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इंग्लिश में OXYZEN ऑक्सीजन कहते हैं। और ऑक्सीजन जो शब्द है वो O अल्फ़ाबेट इंग्लिश के से शुरू होता है, इसीलिए ऑक्सीजन का संकेतक O बना हुआ है। और O क्या है? O है अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर, ठीक। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस को HYDROGEN इंग्लिश में हाइड्रोजन लिखा जाता है, का संकेतक H है। H क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन H से ही शुरू हो रहा है, जो कि हाइड्रोजन मतलब इंग्लिश नाम है हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद देखिए कार्बन। कार्बन की इंग्लिश में स्पेलिंग CARBON है। C से शुरू होता है तो संकेतक C ही है इसका, अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर। तो आप समझ गए कि संकेतक में सबसे पहले हम अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से ही लिखना पसंद करते हैं। मतलब हम कुछ तत्व ऐसे हमने लिए हैं, कुछ हमने मेटल्स ऐसे लिए हैं जिनके नाम, मेटल भी और नॉन मेटल भी, जिनके हम नाम कैसे लिखते हैं, जिनके हम नाम अंग्रेजी के प्रथम अक्षरों द्वारा लिखते हैं। उसके बाद आ जाइए दूसरे में देखिए तत्वों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर तथा अन्य अक्षरों को उनके संकेतों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण तो देखिए, जैसे कि अंग्रेजी का प्रथम अक्षर तो आपको लिखना ही लिखना है और साथ में उसी अंग्रेजी के शब्द में और कोई दूसरा अक्षर या तीसरा अक्षर भी लिया जा सकता है। जैसे कि कैल्शियम की स्पेलिंग है CALCIUM, कैल्शियम। तो कैल्शियम को देखिए अंग्रेजी का प्रथम अक्षर हो गया C, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैल्शियम में इसके दूसरा अक्षर, अंग्रेजी का दूसरा अल्फ़ाबेट जो कि कैल्शियम की स्पेलिंग में लिखा गया है, वह भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और क्या हो सकता है, तीसरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर नहीं है, देखिए ये हमने खुद ने नहीं बनाया है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनली का मतलब है कि पूरी दुनिया में हर जगह यही माना गया है कि जिंक या जिसको जस्ता कहते हैं उसका सिंबल Zn ही होगा, ठीक है। क्यों होगा Zn?
क्योंकि और भी ऐसे तत्व हैं जो ज से ही बोले जाते हैं, और ज के बाद हो सकता है ऐसा कोई धातु हो जो जिसमें जेड आई आ रहा हो, इसीलिए इसमें जेड आई ना लेके जेड एन लिया गया हो, ताकि सारे के सारे धातु और जो है धातु और एवं अधातुओं को अलग अलग बनाया जा सके, उनके जो है संकेतों को अलग अलग बनाया जा सके। उसके बाद देखिए, तत्वों के लैटिन भाषा के नाम के लिए संकेतों का प्रयोग भी किया जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले ये पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ये लिखने हैं, इनका पहला अक्षर लिखना है। और दूसरा हम क्या देख चुके हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर और दूसरा या तीसरा भी लिया जा सकता है ना। उसके बाद इंग्लिश की बात ख़त्म करते हैं, इंग्लिश हो चुकी। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे संकेतक हैं जिनको हम लैटिन भाषा के नाम से लिखते हैं, जैसे कि तांबा, जिसको हम कॉपर कहते हैं। कॉपर का संकेतक Cu है। इसके लैटिन भाषा, देखिए कॉपर तो CO से लिखा है, अगर लिखना है तो भाई C से लिख लो, लेकिन C तो कार्बन का नाम पहले ही हो चुका, तो हम क्या करेंगे, C लिखेंगे और O लगाएंगे। तो O नहीं लिख रहे हैं, क्यों O नहीं लिख रहे हैं, Cu लिख रहे हैं। Cu इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कॉपर या तांबे का लैटिन भाषा में नाम है क्यूप्रम। क्या नाम है, क्यूप्रम। और हम C और U इसी क्यूप्रम से उठाकर लिखेंगे कॉपर का संकेतक। आई बात समझ में आपको कि कॉपर का संकेतक न C है न CO है, कॉपर का संकेतक Cu है। और ये Cu कहाँ से बना है, ये Cu जो है ये लैटिन भाषा के नाम, लैटिन भाषा में जो कॉपर का नाम है वो है क्यूप्रम, तो उसी से बना हुआ है। तो संकेतक कॉपर का हो जाता है Cu। आ गई आपको बात समझ में। इसमें हमने C लिखा है और U लिखा है, पहले प्रथम एवं द्वितीय अक्षर पहला और दूसरा अक्षर है कॉपर के लैटिन भाषा के नाम का। इसके बाद देखिए लोहा, जिसको हम बोलते हैं फेरस। फेरस नाम क्या है, फेरस, देखिए लोहा या फेरस का संकेत Fe है। आयरन या लोहे का संकेतक जो है वो Fe है। क्यों, इसलिए क्योंकि लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है। किसको कहा जाता है फेरम, लोहे को। ठीक, तो लोहे को क्योंकि लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है, इसीलिए इसका संकेतक Fe है। ठीक, लोहे को हम F से भी कह सकते थे, भाई आयरन है आई से भी कह सकते थे, लेकिन नहीं भाई, हमने इसका नाम Fe रखा है। क्योंकि लैटिन भाषा में लोहे को फेरम, FERRUM फेरम कहते हैं, और फेरम में F पहली स्पेलिंग है और E दूसरी, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, Fe इसका लोहे का संकेतक माना जाएगा। तीसरा देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम की स्पेलिंग क्या है, इंग्लिश में पोटेशियम की स्पेलिंग है POTASSIUM, ये स्पेलिंग है, लेकिन इसका संकेतक K है। आप ये देखो कि इसकी स्पेलिंग में, पोटेशियम की पूरी स्पेलिंग में कहीं K नहीं आता, लेकिन संकेतक K है। क्यों, ऐसा क्यों है, संकेतक K इसलिए है क्योंकि लैटिन भाषा की तरफ चलते हैं सबसे पहले, तो ये है कि इसके लैटिन भाषा के नाम, जिसका लैटिन भाषा में पोटेशियम का क्या नाम है, ये है कैलियम। क्या नाम है, कैलियम। कैलियम है लैटिन भाषा में पोटेशियम का नाम, और कैलियम से ही संकेतक लिया गया है पोटेशियम का, जो कि है K। और K क्या है, K है प्रथम अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट है कैलियम शब्द का। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, और जो नहीं आया है तो भाई आप उसके लिए मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अभी तक मैंने ये पढ़ा दिया है कि संकेतक किसी भी धातु अधातु के हम 3 तरह के से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि या तो हम अंग्रेज़ी में जिस तरीके से धातु लिखते हैं
जैसे ऑक्सीजन लिखा OXYGEN ऑक्सीजन लिख रहे हैं हम, तो सबसे पहला ओ ही उसका संकेतक हो गया। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि हम अंग्रेज़ी का पहला अक्षर और दूसरा या तीसरा भी ले लें, है ना। तो इस तरीके से हमने अगर पहला और दूसरा ले लिया या पहला और तीसरा ले लिया तो भी संकेतक बन सकता है। और तीसरा संकेतक कैसे बन सकता है? तीसरा संकेतक तत्व का कौन सा नाम? लैटिन भाषा वाला नाम, ठीक, उससे भी लिया जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पर एक तालिका हमारे सामने आ चुकी है। कुछ सामान्य धातुओं तथा अधातुओं के संकेत निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। जैसे कि धातु देखिए कौन सा है? सोडियम। सोडियम का नाम क्या है? Na। लिथियम Li। पोटेशियम K। चांदी Ag। ठीक। अच्छा, आप ये बताइए कि चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं, है ना? चांदी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिल्वर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिल्वर। इसके बाद देखिए पारा। पारा बहुत गर्म तेज़ चढ़ा हुआ है आजकल, कहते नहीं। पारा को बेसिकली पारा एक धातु है और Hg इसका संकेतक है, और पारा को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए तांबा। तांबा कहलाता है कॉपर। क्या कहलाता है? कॉपर, जिसका संकेतक Cu है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं। कैल्शियम Ca से लिखते हैं। जस्ता। जस्ता को इंग्लिश में बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं? जिंक। तो इसका Z और N मतलब अंग्रेज़ी का पहला और तीसरा अक्षर इसका संकेतक है। लोहा। लोहा को हम बोलते हैं Fe, जो कि आया है फेरम। फेरम शब्द से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al से लिखा जाता है। तो हम बात कर चुके हैं धातुओं की, अब हम बात करेंगे अधातुओं की। तो अधातुओं में देखिए हाइड्रोजन H, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, ऑक्सीजन O, सल्फर S, फास्फोरस P, नाइट्रोजन N, कार्बन C, आयोडीन I। ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इनको जब कईयों बार यूज़ करेंगे ये आपको अपने आप ही रट जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं हम, वो है इलेक्ट्रॉनिक धारणा। इलेक्ट्रॉनिक धारणा या फिर इंग्लिश में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक व्यू पॉइंट क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले हमको ये जानना है कि एक पदार्थ या एक धातु अंदर से कैसा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पदार्थ के अंदर एक गोल पोर्शन होता है, जिसको हम इसको यहाँ पर नाभिकी या फिर न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। और इसके बाहर यहाँ पर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये कईयों 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 अलग अलग अक्षों में घूमते हैं। जितना बड़ा साइज़ धातु का होगा, जितने बड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने धातु में होंगे, उतना ही बड़े साइज़ का ये धातु होगा और उतने सारे इसके पास ये शेल्स होंगी। ठीक। अब देखिए क्या है कि ये तो हो गई आपकी नाभिक। अब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो पहले वाले जो शेल बना है, जिसको हम K शेल बोलते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। कितने घूम सकते हैं? 2। 2 से अधिक रह ही नहीं सकते। मतलब हमारा जो पहला शेल है, पहला वाला जो बाउंड्री बनी है, इसके पास इतनी ही एनर्जी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रख सके। ठीक। 2 से कम 1 तो रख सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा 3 नहीं रख सकता। ठीक है। उसके बाद आ जाइए दूसरी वाली शेल पे, ये है दूसरे नंबर की शेल। ठीक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं? तो इसमें रह सकते हैं 8। कितने रह सकते हैं? 8। ठीक। 8 से कम तो रह सकते हैं, लेकिन 8 से 1 भी ज़्यादा मतलब 9, 10, 11, 12 नहीं रह सकते। ठीक।
तीसरे वाले में देख लीजिए कितने रह सकते हैं, तो तीसरे वाले में भी 8 ही रह सकते हैं। इस तरीके से ये बढ़ता है कि 2 8 8 18 18 32। तो अभी हमें इतना लंबा चौड़ा ना करते हुए सिर्फ आप याद रखिए कि पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। ठीक, आई बात समझ में? फिर से बता देती हूँ कि ये जो मैंने चित्र बनाया है ये तत्व के अंदर का चित्र है। इसमें आप देखेंगे कि बीच में एक नाभिकी जिसको न्यूक्लियस होता है कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितनी मात्रा में किस किस शेल में रह सकते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए कि इन शेलों में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले में 2 हो सकते हैं, फिर 8 हो सकते हैं और फिर 8 हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते, कम तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक, अब आ जाइए कि कोई भी धातु जो है वह रिएक्शन करता क्यों है, दूसरे धातु से क्यों जुड़ता है। ठीक भाई, वो इसलिए जुड़ते हैं कि जैसे हर किसी, आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई कहता है कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा कमाएंगे, और कमा के हम क्या लेंगे? घर लेंगे, बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, है ना, ऐशो आराम की सारी चीज़ें लेंगे। ठीक, तो यही इन धातुओं के साथ भी होता है कि इनको घर और बंगला और गाड़ी नहीं चाहिए होती है, लेकिन इनको अपने अक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि वह किसी से भी आगे जाके रिएक्शन ना करें। अब इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें उदाहरण कुछ जो किताब में दिए हैं वो समझने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक धारणा के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन प्रदान करते हैं। मतलब कि सोडियम जो है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण सोडियम दिया है, सोडियम। तो सोडियम के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सोडियम के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। ठीक है, अब ये कैसे मुझे पता चला? ये मुझे ऐसे पता चला कि इस पन्ने के बाद आपके पास एक और पन्ना आएगा जिसमें पीरियोडिक टेबल लिखी है। लाइए पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ। देखिए ये आपके सामने आ गया है आवर्त सारणी, ये आपकी लिख के आ गई है आवर्त सारणी। ठीक है, इस सारणी के हिसाब से हर एक धातु और अधातु और साथ में तीसरा क्या होता है? एक होता है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है उपधातु। इन सब के यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे? एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला 1 किसका है? 1 है हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक, और 2 किसका है? 2 जानने के लिए इधर आना पड़ेगा, ये है आपका 2 हीलियम। फिर लिथियम 3, फिर 4। ये 1 2 3 4 क्या हैं? मतलब हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 बस। हीलियम के पास कितने हैं? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है बस। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास 5, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ठीक है, तो 10 तक हम पढ़ चुके हैं। 10 के बाद 11 है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम 13 पे, सिलिकॉन 14 पे, फास्फोरस 15 पे, फिर सल्फर जो है 16 पे, और क्लोरीन 17 पे, और आर्गन 18 पे, फिर है पोटेशियम 19 पे और कैल्शियम 20 पे। मैं तो भाई थक गई, अब बाकी आप खुद पढ़िएगा इसमें। ठीक, जैसे कि मैं रैंडमली बीच से पढ़ के बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। आप देखो 56 नंबर कहाँ हैं, ढूंढिए आप अपने आप, देखिए इस चार्ट में, मैं नहीं बताऊँगी। 56 नंबर है बेरियम। कहाँ लिखा होगा 56? ढूंढिए ज़रा। ये है 50, 51, 52, 53, 54, 55। आप पहुँच चुके हैं बेरियम पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्ट्रोंशियम की, स्ट्रोंशियम कहाँ है? ढूंढिए ज़रा। इसी चार्ट में स्ट्रोंशियम है, आपको खुद ढूंढना है, मैं नहीं बताऊंगी कि स्ट्रोंशियम कहाँ है। स्ट्रोंशियम ये रहा SR 38 नंबर। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ढूंढिए
गोल्ड जो सबसे महंगा है आजकल, बताइए कहाँ है गोल्ड? ये रहा आपका गोल्ड 79 नंबर पर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पता करो कॉपर, ढूंढिए कॉपर। तो कॉपर आपको ये देखिए, ये दिख रहा है कॉपर 29 नंबर पर। तो ये 29 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर, ये क्या हैं? ये हैं इन पदार्थों में क्या कितने नंबर इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गिनती, या आप सीधे से समझ लो कि इनका एटॉमिक नंबर। जैसे आपकी क्लास में आप लोगों के रोल नंबर होते हैं ना, कि रोल नंबर 1 इस बच्चे का नाम, रोल नंबर 2 दूसरे बच्चे का नाम, रोल नंबर 3 तीसरे बच्चे का नाम, रोल नंबर 4 चौथे बच्चे का नाम। वैसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 बच्चों के नाम हैं अलग अलग। ठीक है, 10 बच्चों के रोल नंबर हैं अलग अलग, और 11 से लेकर आगे बढ़ते जाइए, ये बहुत सारे हैं। ठीक, और सारे बच्चे अपनी हरकतों की वजह से, अपनी आदतों की वजह से अलग अलग लाइनों में रखे गए हैं। देखिए, ये अलग अलग लाइनों में रखे हैं ना। ऊपर से नीचे आइए, जैसे कि आप पहले वाले हाइड्रोजन फैमिली पे आई, तो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंसियम, है ना। इसी तरीके से दूसरी फैमिली कौन सी है? दूसरी है Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, तो ये अलग अलग जो हैं फैमिलीज़ हैं, इनमें रखा गया है इन लोगों को। ठीक, क्योंकि ये एक खास तरह की प्रॉपर्टीज़ सबके सब मिलके शो करते हैं। तो आप समझ गए ना कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन क्या हैं? ये बेसिकली रोल नंबर दिए गए हैं इनको। और रोल नंबर क्यों? क्योंकि इनके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बता सकोगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है? 6। देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। और हम पहले ही बता चुके हैं कि के शेल में, पहली वाली के शेल होती है ना, दूसरी एल और तीसरी एम, तो के शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते। तो बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के, वो कहाँ चले जाएंगे? वो एल शेल में चले जाएंगे। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 2 के में रहते हैं और 4 कहाँ रहते हैं? एल वाले शेल में। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई सोडियम, देखिए सोडियम 11 नंबर पे दिख रहा है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आप टेबल को देखिए, टेबल याद करिए। सोडियम में 11, कुल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कौन कौन सी शेल में रहते हैं? तो के लिख लीजिए, एल लिख लीजिए और एम लिख लीजिए। मतलब ये इनके घर के पते हैं, के का पता, एल का पता और एम घर का पता है। ठीक है, तो के शेल में कितने रहते हैं? के में 2 से अधिक रह ही नहीं सकते। बताया था ना आपको कि पहली शेल में 2 से अधिक रह ही नहीं सकते, और दूसरी में 8 से अधिक नहीं रह सकते। तो 8 और 2 हो गए आपके 10। अब 11 में कितना बच गया? 1 बच गया। तो एम शेल में बेचारा 1 टहलता रहता है, क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन या उनके अलग अलग शेलों में होने का पता लगाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन हम तो भाई यहाँ पढ़ रहे हैं ना अलग पॉइंट, तो हमें इस अलग पॉइंट पर जाना है। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर धनात्मक आयन, और आगे पढ़ेंगे ऋणात्मक आयन के बारे में कि ये धनात्मक क्या चीज़ है और ऋणात्मक क्या चीज़ है। तो सबसे पहले उदाहरण जो हम देखने वाले हैं वो है सोडियम का। सोडियम का अभी हम पढ़ के आए हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए। सोडियम जिसको हम Na करके लिखते हैं, सोडियम का संकेतक Na है और इसके पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब इसके पास कौन कौन से घर में कितने कितने रह रहे हैं देखिए। तो के वाली शेल में 2 हैं और एल वाली में 8। 2 और 8 कितने हो गए? 10। एक कितने बचे? 1 बचा। इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर सोडियम किसी को दान कर दे, क्या कर दे?
दान कर दे, दे दे, अपने पास से हटा के किसी और को दे दे, तो इसके पास 2 और 8 कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 2 और 8 माने 10 मिलते ही सोडियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम बन जाएगा उत्कृष्ट। ये एक शब्द आया है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है नोबल गैस। मतलब सोडियम को 10 मिलने के बाद सोडियम किसी को ना देगा इलेक्ट्रॉन, ना किसी से लेगा, और उत्कृष्ट बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जितने रिएक्शन होते हैं, जितने भी रिएक्शन होते हैं, वो सारे के सारे उत्कृष्ट बनने के लिए होते हैं, कि ना तो फिर रिएक्शन करने के बाद ना कभी किसी को देना पड़े, ना किसी से लेना पड़े, और हम चुपचाप एक तरफ बैठे रहें। ठीक, इसीलिए सारे रिएक्शन होते हैं। तो आप सोडियम के बारे में पढ़ चुके हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि 2, 8 और 1 के हिसाब से अलग अलग घरों में रहते हैं। इस आखिरी वाले एक को अगर सोडियम दे देता है तो सोडियम के ऊपर एक चिन्ह लग जाता है, और वो चिन्ह है, ये देखिए, ये बन गया चिन्ह, और ये है धन का, मतलब प्लस का। ठीक, एक दे दिया और प्लस साइन ले लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बात करिए कैल्शियम की, चलिए कैल्शियम की और बात कर लेते हैं कि कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। सबसे पहले तो आपको टेबल पे जाना पड़ेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है। भाई मैंने तो याद कर रखे हैं, और मैं आपको बता दूं, आपको भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर परीक्षा में पूछा जाता है आपको, तो आपको उस टाइम टेबल नहीं मिलेगी, आपको याद किए हुए से ही सॉल्व करने पड़ेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक, और प्रश्नों में ये हमेशा पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की, जिसका संकेतक Ca है, और इसके पास कुल मिलाकर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 20। बहुत ज़्यादा। ठीक, अब कौन कौन से घर में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो K वाले घर में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक, L वाले में देखिए, L वाले में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। KLM, M पे आ जाइए, तो इसमें कितने हो गए? इसमें भी 8। बताया था मैंने, 8 से ज़्यादा किसी भी कीमत पे रह ही नहीं सकते हैं। अब KLM एक N शेल और बना लीजिए, N घर और बना लीजिए। कितने बच गए? देखिए 2 और 8 हो गए 10, 10 और 8 हो गए 18। लेकिन यहाँ कितनी संख्या है? यहाँ तो 20 है, तो 2 और बच गए ना। तो सबसे आखिरी के शेल में, जिसको वैलेंसी शेल कहते हैं, इसमें कितने रह गए? 2 रह गए, है ना। इन 2 को अगर कैल्शियम किसी को दे दे, कैल्शियम अपने पास से इन 2 को हटा दे, तो कैल्शियम के पास क्या रह गया? कैल्शियम के पास रह गया K के 2, L के 8 और M के भी 8। टोटल कितने? 18। और यहाँ पर क्योंकि सारे शेलों में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने आ गए हैं, तो कैल्शियम बन जाएगा उत्कृष्ट। क्या बन जाएगा? उत्कृष्ट। और सारी लड़ाई किस बात की है? सारी की सारी उत्कृष्ट बनने की है। तो कैल्शियम जब अपने 2 दे देगा तो बन जाएगा क्या? उत्कृष्ट। ठीक, अब उत्कृष्ट बनने के बाद जब उसने 2 दे दिए तो उसके संकेतक में भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Ca लिखिए, और 2 बार आप प्लस का साइन, धन का साइन बना लीजिए। अब 2 बार बनाने से अच्छा है आप C लिखिए, Ca लिखिए, और 2 लिखिए और प्लस बना दीजिए। बस इससे समझ में आता है कि कैल्शियम जैसे दानवीर ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक, समझ गए आप? तो सोडियम जैसे दानवीर ने कितने दिए थे? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और कौन सा चिन्ह अपने ऊपर लगा लिए? धनात्मक, मतलब प्लस का साइन। आई बात समझ में आपको? तो अब ये बात करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं। भाई 1 तो सोडियम ने दे दिया था, कैल्शियम ने भी 2 दे दिए थे, और कितने दिए जा सकते हैं? तो देखिए, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं आखिरी वाली शेल में, वह 3 इलेक्ट्रॉन तक दे सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण यहाँ पर
सोडियम का हम पढ़ चुके हैं और इनका भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, उदाहरण के लिए हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो सबसे पहले फिर वही बात है कि एल्युमिनियम का रोल नंबर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो एल्युमिनियम के रोल नंबर के लिए हम पूरी श्रृंखला दोबारा पढ़ेंगे ताकि कुछ हद तक आपको अभी इसी वक्त याद हो जाए। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जिसका 9 है, और नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम के बाद आया आपका एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का संकेत है, क्या है संकेतक बताइए? Al। अरे भाई ये लिखा है, ये देखो ये रहा किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। और इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास है 13, ना एरा ना मेरा, ये है 13, ठीक है। तो हो गए कितने, ये हो गए सीधा सीधा 13। अब 13 का एल्यूमिनियम करता क्या है और किस घर में रखता है ये देख लेंगे। तो सबसे पहले K वाला घर, L वाला, M वाला, और हो सकता है N भी हो, तो N लिख लेते हैं, काम नहीं आएगा तो छोड़े रहेंगे। तो K में हो गया 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा K शेल में हो ही नहीं सकते, तो 2 लिख लीजिए। L शेल में 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो 8 लिख लीजिए। 8 और 2 हो गए 10। अब कितने बचे? 10 के बाद 11, 12 और 13, कितने बचे? 3 बज गए, है ना। तो आखिरी के शेल में, आखिरी के घर में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एल्युमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक, तो एल्युमिनियम के पास कितने रह जाएंगे? 10। और 10 किसकी संख्या होती है? 10 संख्या होती है उत्कृष्ट गैस की। किसकी होती है? उत्कृष्ट या फिर नोबल गैस की। और सारे रिएक्शन, सारे लेने और देने, मतलब धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन बनने की प्रक्रिया इसीलिए है ताकि क्या बन सकें उत्कृष्ट गैस, ठीक है। तो एल्युमिनियम के पास आखिरी घर में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब एल्युमिनियम क्या करेगा? इन 3 को दे देगा। दानवीर एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं किसी दूसरे पदार्थ को, और अपने ऊपर 3 प्लस के निशान लेके बना लिए हैं, ठीक। अब 3 को ना बनाते हुए सबसे सिंपल तरीका है कि Al लिख लीजिए और 3 नंबर लिखिए और प्लस लगा लीजिए। मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे पर इसने क्या किया? दे दिया, और देने के बाद धनात्मक आयन बन गया। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं ऋणात्मक आयन। तो जिस तरीके से धनात्मक ने दे दे के धन 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 लगा लिया, उसी तरीके से ऋणात्मक आयन इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा और अपने ऊपर नेगेटिव साइन या ऋण का साइन बनवाता जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं किसमें लिखा क्या है। तो ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक धारणाओं के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं। इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 और 7 होती है, ठीक। कितनी संख्या होती है याद कर लीजिए, 5, 6 और 7, ठीक है। कितनी 5, 6 और 7। और यहाँ पर धनात्मक में कितनी होती थी? धनात्मक में मैंने आपको बताया था 1, 2, 3। 1 का एग्जाम्पल क्या दिया था? सोडियम। 2 का एग्जाम्पल क्या दिया था? कैल्शियम। और 3 का एग्जाम्पल क्या दिया था? एल्यूमिनियम। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऋणात्मक आयन की। तो इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 और 7 याद रख लीजिए। क्या होती है? 5, 6 और 7। अब क्लोरीन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ऋणावेशित क्लोरीन आयन बनाता है। ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ऋणावेशित ऑक्सीजन आयन बनाता है। बहुत ही क्लिष्ट हिंदी लिखी हुई है, लेकिन पढ़ समझ में तो थोड़ा बहुत आ ही रहा है मेरे। चलिए तो आगे देख लेते हैं कि ये क्या लिखा है, इसको समझ लेते हैं। कि सबसे पहले इन्होंने बात की है क्लोरीन की। किसकी बात की है? क्लोरीन। क्लोरीन का संकेतक है Cl, ठीक। अब
Cl का रोल नंबर कितना है? Cl का रोल नंबर है 17। याद आपको करना पड़ेगा टेबल, ठीक, कितना है? 17। अब इसके पास कहाँ कहाँ कौन कौन से घर में कितने इलेक्ट्रॉन ठहरे हुए हैं ये देख लेते हैं। तो पहले वाले में है 2, 2 से अधिक रह ही नहीं सकते। फिर है 8, 8 से अधिक रह ही नहीं सकते, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। और तीसरे वाले में है 7, ठीक, तीसरे वाले घर में कितने हैं? 7। तो इसको अपनी पूरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए, बस एक, तो ये बन जाएगा उत्कृष्ट गैस। फिर उसे किसी से कोई लेना देना करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से उधार ले लेता है और यहाँ पर बन जाते हैं 8, ठीक। जैसे ही 8 बन गए उत्कृष्ट गैस। आई बात समझ में आपको? तो क्लोरीन के ऊपर एक ऐसे नेगेटिव साइन लग गया, इसका मतलब कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और ऋणात्मक आयन बन चुका है, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, पढ़ो आप ज़रा, किसका दिया है? आप मुझे बताओ किसका दिया है। दूसरा दिया है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन जिसका संकेतक पहले क्या है? O। क्या संकेतक है? O, ठीक है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो सबसे पहले इसका रोल नंबर देख लेते हैं। ऑक्सीजन का रोल नंबर होता है 8। कितना होता है? 8। अब उसके कौन से घर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो K में होते हैं 2, L में होते हैं 6। अरे 6 और 2 मिलाए तो वैसे ही 8 हो गए, है ना। तो M तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, M को मिटा दीजिए, हटाइए। तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन ने K वाले घर में 2 रखे हैं और L वाले घर में 6 रखे हैं इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस 6 इलेक्ट्रॉन में 2 कहीं से मिल जाए, बस 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं, तो यह ऑक्सीजन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उत्कृष्ट गैस। क्या बन जाएगा? उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, जिसके लिए सारी लड़ाई है, ठीक। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन किसी दूसरे धातु से क्या करता है? ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2, ठीक है। और अपने यहाँ पर ऑक्सीजन